हेलो एवरीवन। स्वागत करते हैं आप सभी का सीएन सक्सेस पॉइंट पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं। आज मेरे क्लास का टाइटल ही है ऑन ओवरव्यू ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। जनरली हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री जैसे ही स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री पढ़ना है या फिर सिविल सर्विस की जब वो तैयारी करने आते हैं तो उनको लगता है कि हिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, बहुत सारे राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन मैं आपको डिफरेंट तरीके से हिस्ट्री को समझने की प्रयास करवाऊंगी। तो सबसे पहले देखते, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री को लेके या फिर जनरल सब्जेक्ट को लेके बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो आज हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसको कैसे पढ़ते हैं, जो कि एक स्टोरी के रूप में हमारे माइंड में उतर जाए, जिसका कि लाइफ ड्यूरेशन ज़्यादा हो। जैसे कि जब हम किसी फ़िल्म को देखते हैं तो उसकी स्टोरी हमें ना जाने कितने साल तक याद रहती है वही। लेकिन अगर हम हिस्ट्री के अगर कोई डेट को या फिर किसी स्टोरी को या फिर किसी राजा या महाराजा के बारे में अगर हम आपसे कुछ दिन के बाद पूछते हैं तो आपके माइंड में नहीं रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग हिस्ट्री को जो है आइसोलेट करके पढ़ते हैं। हिस्ट्री के जो डिफरेंट टॉपिक होते हैं उसको आइसोलेट करके पढ़ते हैं। लेकिन हम आपको एक अलग तरीके से पढ़ने के लिए सिखाएंगे जिससे कि हिस्ट्री एक इजी वे में पढ़ा जाए और हमें स्टोरी की तरह याद हो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही अगर हिस्ट्री की बात आए तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होंगे। हिस्ट्री में बहुत सारे डेट्स होंगे, बहुत सारे राजा के बारे में पढ़ना होगा। तो ऐसा लगता है कि हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट के रूप में उभर के सामने आते हैं। तथा हिस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो बहुत बहुत तरह की चीज़ें होती है। इसको लेके जो भावना होती है स्टूडेंट के मन में बहुत। लेकिन आज हम जो है आपको एक डिफरेंट तरीक़ा से पढ़ने के लिए सिखाएंगे कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या हैं। हम लोग पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स का आना, वो इंडिया में ट्रेड करता है, फिर इंडिया को धीरे धीरे कंट्रोल करता है। फिर जो है तरह तरह के उसके अगेंस्ट रिवोल्ट होता है, तरह तरह के मूवमेंट होता है। फिर वहीं जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन होता है और लास्ट में हमारा भारत इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो ये सारे काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स का यूज होता है, कौन कौन से पॉलिसी, जैसे कि हड़पनीति डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। फिर सब्सिडियरी अलायंस जिसको सहायक संधि बोलते हैं वेलेस्ली के द्वारा क्रियान्वित किया गया था। तो ये सारे पॉलिसी सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्या? सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स का इंडिया में आना, सबसे पहले ये समझते हैं कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे डॉट्स हैं, लेकिन ये सारे डॉट्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर आप सिर्फ डिफरेंट डॉट को अलग अलग आइसोलेट करके पढ़िएगा तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा और बहुत दिनों तक इसके फैक्ट्स, इसके डेट्स याद आपको नहीं होंगे। लेकिन जब ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करके एक स्टोरी बना के अगर हम पढ़ते हैं तो ये इसको पढ़ने में, इसके फैक्ट्स याद करने में, इसके डेट्स याद करने में आपको बहुत ही ईजी लगेगा। क्या? इजी लगेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में। फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर क्या करते हैं कि सबसे पहले जब वो आते हैं तो एक ट्रेडर्स के रूप में ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते ही भारत को कंट्रोल कर लेता है, भारत को अपना उपनिवेशवाद बना लेता है।
तो कि अब देखिए, सबसे पहले ये समझना है कि ब्रिटिशर्स ट्रेडर के रूप में आए, ट्रेडर्स के रूप में, और भारत को कंट्रोल किए। लेकिन कंट्रोल करने में कौन कौन से टूल्स यूज किए, कौन कौन से पॉलिसी यूज कीजिए। देखिए, यहीं से आप एक स्टोरी को कनेक्ट कर रहे हैं कि कंट्रोलिंग पावर के रूप में कौन कौन से टूल्स का यूज हुआ, जैसे कि हड़प नीति, जैसे कि सब्सिडी अलायंस, ये सारे क्या है, इनके टूल्स हैं। रिंग ऑफ फायर की जो नीति है, ये सारे क्या है, इसके पॉलिसी हैं, क्या, भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए। अब जब भारत का आर्थिक शोषण ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया तो भारतीयों ने उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया, उसके अगेंस्ट तरह तरह के मूवमेंट किए, और फिर धीरे धीरे जाके यही जो है, यहीं से बैकग्राउंड तैयार होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बॉटम से पिक पे पहुंचती है धीरे धीरे, और फिर जो है अंत में हमारा भारत 1947 में आज़ाद हो जाती है। अब देखना है कि सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये तो कहानी कब से स्टार्ट होती है। अगर पुर्तगीज की बात करें तो 1498 ईस्वी में सबसे पहले इंडिया आता है। लेकिन अगर अंग्रेज़ की बात करें तो अप्रॉक्स 16 से लेके 1947 तक जो है, ये इस टाइम पीरियड के पूरे ड्यूरेशन को हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि क्या, मान लिया जाए ये यूरोप है, सपोज दैट मानते हैं ये हमारा इंडिया है, और ये यहाँ पे अफ्रीका है, तो और ये एशिया से ऐसे जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये बताइए, क्या अभी से पहले, यानी कि 1600 ईस्वी से पहले यूरोप और भारत का नहीं होता था ट्रेडिंग, यानी कि व्यापार नहीं होता था? होता था। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखे थे कि भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, और वह रोमन साम्राज्य कहाँ पे था? तो यूरोप में ही था। तो उस टाइम कैसे ट्रेड होती थी और अभी कैसे ट्रेड होती थी, दोनों में डिफरेंट था। ये दोनों टाइम के जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम था, वो दोनों में क्या डिफरेंट थे, क्या अलग था, जो कि ट्रेडिंग करते करते भारत को कंट्रोल कर लिया। ये सारे बात जो हैं, ये सारे बातें को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कि कैसे जो है हमारा भारत को आर्थिक शोषण किया। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।